हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं कैसर आज़ाद। कैसर आईएएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र का मैं तीसरा चैप्टर लेके आ गया हूं आपके सामने। चैप्टर का नाम है आपका मैकेनिक्स, बट इसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं जैसे कि मास, मोशन, फोर्स, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी। और ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक ही क्वेश्चन आता है, बट इसके क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं, वो आएगा। और पीसीएस में तो एक फिक्स हर साल होता है। तो ये 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो होगा, सो प्लीज़ आप इसे देखिए और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है मुझे। सो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले सवाल से। पहला सवाल हमारा ये है, पहला क्वेश्चन ये एक्चुअली मैंने इंग्लिश में बनाया, बट मैं बोलूँगा हिंदी में, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। श्योर कि आपको दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं हम पहले सवाल में। पहला सवाल है कि आपका अ सिंपल मशीन हेल्प अ पर्सन इज डूइंग। एक सिंपल मशीन लोगों को क्या हेल्प करता है? तो कहता है लेसर वर्क, नहीं, सेम अमाउंट ऑफ वर्क स्लोली, सेम अमाउंट ऑफ वर्क मच फास्टर, या सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेसर फोर्स। तो सिंपल मशीन आपको सेम अमाउंट ऑफ वर्क देता है, बट आपको एक बहुत कम फोर्स लगा करके। तो ये सिंपल मशीन क्या है? तो सिंपल मशीन में आता है जस्ट लाइक ये पुली, यहाँ पुली लगा हुआ है, आपने देखा होगा बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसे पुली यूज़ होते हैं। रोड पे आपको ट्रांसफार्मर उठाने के लिए, बहुत सारे हेवी मशीन को उठाने के लिए, है ना। इस तरह से देखें, यहाँ पे एक बंडल है, काफ़ी हेवी बंडल है, उसको उठाने के लिए इस पुली का यूज़ हो रहा है। दूसरा एक लीवर होता है, ऐसा एक लीवर होता है कितना भी भारी, जैसे आपने शहरों में खासकर देखा होगा, यहाँ पे 2 व्हील्स लगे होते हैं और भारी से भारी, और रेलवे स्टेशन पे तो आपने 100% देखा होगा कि इस तरह का एक कार्ट होता है, उस पर एक 2 व्हील लगे होते हैं, आराम से भारी सामानों को ले जाते हैं कुली, और काफ़ी हेवी सामान होता है। तो एक जस्ट लाइक ऐसा लीवर होता है किसी चीज़ को उठाने के लिए, ठीक है, ऐसा उठाने के लिए एक लीवर होता है। दूसरा एक होता है इस तरह से व्हील आपको बहुत हेल्प करता है। तीसरा स्क्रू। ये सब आपके सिंपल मशीन के एग्जांपल है। तो सिंपल मशीन के एग्जांपल ये कहते हैं सेम अमाउंट ऑफ वर्क तो हो जाता है, लेकिन आपको उसके लिए बहुत कम फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। चलते हैं सेकेंड सवाल पे। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए सेंसिटिव बैलेंस, इफ ही इनहेल डीपली द रीडिंग ऑफ द बैलेंस इज। देखिए, जब आप सेंसिटिव मशीन पे खड़े हो और ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसे ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन आपके अंदर जाता है, तो ऑक्सीजन का अपना एक वेट होता है, वो वेट आपके अंदर चला गया ना, वो एक्चुअली वो ऑक्सीजन आपके अंदर गया, तो ऑक्सीजन का अपना वेट है, तो यानी आपका भी वेट इंक्रीज कर देगा। क्या डिक्रीज करेगा? नहीं, आपको इंक्रीज कर देगा। जैसे यहाँ पे एक फीमेल है, यहाँ पे एक मेल है। मान लेते हैं फीमेल ने इनहेल किया, तो इसका वेट बढ़ जाएगा, तो ये डाउन हो गया ऐसा, और ये अप हो जाएगा। अब सेकेंड बार में ये छोड़ेगी और ये मान लिया लेगा, तो ये डाउन हो जाएगा, ये अप हो जाएगी, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। कह रहा है वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन नहीं है? तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए, इसके लिए कोड बना लीजिए याद करने के लिए। टी है, वी है, एस है, मास है। टी से ऐसे कर देते हैं, कोड बना लेते हैं। आपको एक बाइक आती थी, टीवीएस बाइक, टीवीएस मोटर, याद रखिएगा, टीवीएस का मोटर आता है, टीवीएस, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा आता है वेक्टर, ठीक है। वेक्टर में जैसे वेलोसिटी है, वेट है, फ्रिक्शन है, एक और इम्पोर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी, ये हमेशा पूछता है। तो ये 4 का आप कोड बना सकते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो एफडी हम कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट, और वी डब्ल्यू है, वेव कर दीजिए, वेव डब्ल्यू वी ई वी वेव, या वेव डब्ल्यू ई वी वेव ऐसे चलता है ना, वेव, एफडी वेव याद रखिएगा। ये हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, आपका वेट हो जाएगा, एंड वेलोसिटी हो जाएगा, एफडी। तो ये याद रखेंगे।
और यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे वेक्टर होता किसे है मैंने बता रखा है। कह रहा है ए वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर में कह रहा है कि मैग्नीट्यूड भी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी आर इम्पोर्टेंट इन द स्टडी ऑफ मोशन। किसी भी मोशन के लिए हमको ये वेक्टर क्वांटिटी एफ डी वेव की जरूरत पड़ती है, वेक्टर क्वांटिटी भी की जरूरत पड़ती है। सम एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इंक्लूड फोर्स। देख लीजिए एक बार यहाँ पे, ये है फोर्स, ठीक है, वेलोसिटी, यहाँ देखिए वेलोसिटी, यहाँ भी फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शन है तो जाहिर सी बात फोर्स आ जाएगा इसके साथ, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम। ठीक है, तो इसमें वेक्टर में आपको दो चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। दूसरा आता है स्केलर। स्केलर क्वांटिटी दैट इज फुली डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली। इसमें सिर्फ स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर स्केलर में याद रखेंगे। ठीक है, और स्केलर का मैंने आपको कोड बना दिया है TBS, एस आता है लास्ट में, याद रखेंगे स्केलर है। TVS का मोटर आता था पहले, और फिक्स डिपॉजिट हम वेव का कराते हैं। ठीक है, वेव सिनेमा एक चलता था पहले, अभी भी पता नहीं आता है या नहीं आता है, इसको याद रखेंगे, वेव सिनेमा। ठीक है, वेव सिनेमा ऐसे चलता था, आप याद करने के लिए वेव सिनेमा याद रखेंगे, FD या FD वेव, तो इससे आपको याद रहेगा, इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये हमेशा एक सवाल तो आपका 100% आता है। तो कह रहा है इनमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में आपका मैंने अभी आपको कोड बताया, FD वेव। कौन नहीं है, तो फ्रिक्शन या फोर्स, तो ये तो है। डिस्प्लेसमेंट, जाहिर सी बात है ये भी है। वेलोसिटी, यहाँ देख लीजिए वेलोसिटी, ये भी है। वॉल्यूम है क्या, वॉल्यूम या नहीं है, वॉल्यूम किस में है, स्केलर में है, तो ये नहीं है। और TBS में स्केलर भी आता है वॉल्यूम। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी से देखिए सारे सवाल आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने वेक्टर का अभी आपको क्या बताया, TVS मोटर, यही बताया था, TVS मोटर। और स्केलर का मैंने बताया था, सॉरी इसका मैं एक बार फिर से आपको कर दूं, लिख देता हूं। हाँ, मैंने वेक्टर का बताया है आपको FD वेव। ठीक है, और स्केलर का मैंने बताया आपको TVS मोटर। ठीक है, तो आपसे कौन सा पूछ रहा है, वेक्टर पूछ रहा है, यानी ये वाला पूछ रहा है, FD वेव में पूछ रहा है। इज ए वेक्टर, तो टाइम है, तो टाइम तो इसमें आता है स्केलर में। डिस्प्लेसमेंट तो FD के साथ है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कौन है, आपका डिस्प्लेसमेंट। स्पीड तो आपको इसमें आता है स्केलर में। दूसरी बात है डिस्टेंस भी आपको इसी में आता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसमें आता है वेक्टर में, डिस्टेंस आता है स्केलर में। याद रखें, दोनों अलग अलग होता है, एक साथ नहीं होता। इसको याद करने का एक तरीका है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। अब डिस्प्लेसमेंट किस में है, आपका वेक्टर में है, और डिस्टेंस आपका किस में है, स्केलर में है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन इनमें स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर यानी TBS वाले में पूछ रहा है, कौन आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या है, फोर्स तो आता है आपका वेक्टर में, एक्सेलरेशन भी आएगा आपका वेक्टर में। ठीक है, वेलोसिटी भी आता है आपका वेक्टर में। प्रेशर आता है आपका स्केलर में, प्रेशर किस में आता है, स्केलर में। ठीक है, प्रेशर किस में आता है, ये स्केलर में। ठीक है, प्रेशर आता है स्केलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा वेक्टर है, वही है FD वेव जो मैंने बताया। तो मोमेंटम
प्रेशर, प्रेशर तो आपका स्केलर में है, उसका एनर्जी, वर्क, मोमेंटम, इनमें से कौन कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो मोमेंटम जो है आपका ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर, ये मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या है? ये मोमेंटम क्वांटिटी है। प्रेशर क्या है? स्केलर है। वर्क क्या है? स्केलर है। एनर्जी क्या है? स्केलर है। ठीक है, ये सब आपका स्केलर में है। मोमेंटम, ठीक है, जिसको हम वेलोसिटी से भी इससे रिलेशन है, ठीक है ना। तो ये आपका मोमेंटम हो गया स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which physical quantity represented by the ratio of momentum and vector? एक्चुअली होता है क्या है? मास इज इक्वल टू मोमेंटम अपन वेलोसिटी, ठीक है। तो कह रहा है मोमेंटम एंड वेलोसिटी का सॉरी रेशियो जब निकालते हैं तो क्या आता है? मास, ठीक है। ये P इजकल टू एम वी, P इजकल टू एम वी। अगर m निकालना हो तो P अपन V, P इजकल टू मोमेंटम, V इज द वेलोसिटी। तो कह रहा है कि मोमेंटम एंड वेलोसिटी, मोमेंटम एंड वेलोसिटी का रेशियो जो निकालेंगे किसका आएगा? मास का आएगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी? P इजकल टू एम वी। अगर आप मोमेंटम इंक्रीज करेंगे तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज कर जाएगा। कह रहा है मोमेंटम इंक्रीज करोगे तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज कर जाएगा। अगर मोमेंटम इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज कर जाएगा। मतलब एक इंक्रीज करोगे तो दूसरा इंक्रीज करेगा। टू इंक्रीज मोमेंटम, अगर मोमेंटम को इंक्रीज करते हैं तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज करेगा एंड मास ऑफ द वेलोसिटी भी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्स इज द प्रोडक्ट, आप पढ़े होंगे बचपन में, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन्स लॉ है ना, मास कहाँ है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपका रहा, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इजकल टू एम ए इजकल टू मास, ए फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है, अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन है। एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में कहा जा रहा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी नहीं बनाया जाता है, नहीं उसको क्रिएट किया जाता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाता है। जैसे ये सन है, सन से जो एनर्जी निकलती है ये हमारा सोलर प्लेट है, इसे एब्जॉर्ब करके बैटरी में स्टोर कर देती है, ठीक है। इस हीट को इस केमिकल फॉर्म में स्टोर कर देती है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एनर्जी नहीं बनाया जाता है, नहीं इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, बल्कि एक फॉर्म कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर इससे क्या होता है? बल्ब जल जाता है, ठीक है। फिर बल्ब जलता है, फिर ये बल्ब की लाइट जो है पावर के रूप में, हीट के रूप में, ठीक है, इन्वायरमेंट में चली जाती है। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है ये। द एनर्जी ऑफ विंड इज, आप जितनी भी रनिंग चीज़ें होगी सब में काइनेटिक एनर्जी होती है, समझ रहे हैं। कोई भी चलती हुई रनिंग चीज़ें होती है उसके अंदर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है। कोई भी रनिंग चीज़ों में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। रनिंग चीज़ों में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि रनिंग चीज़ों में काइनेटिक, ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ऑल मूविंग थिंग्स, तो आपने देखा होगा फिल्मों में, टीवियों में, या साउथ इंडिया में खास करके अगर आप गए होंगे तो इस तरह से बड़े बड़े स्टैंड पे ये पंखे लगे, विंड पावर के ब्लेड लगे रहते हैं, ठीक है। और ये सब नाचते रहते हैं, ठीक है, ये नाचते रहेंगे। तो ये क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है, आपको स्टोर करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। यहाँ देखिए, अ विंड टर्बाइन कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू विंड इनटू ए मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए यहाँ से ये पंखी है,
बड़े बड़े स्टैंडों में लगा हुआ होता है पंखी। हायर वेलोसिटी से ये काइनेटिक एनर्जी आता है, ये इससे टकराता है, ये पंखी नाचने लगता है, ठीक है। और ये केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये चेंज हो जाता है। तो ये टरबाइन ब्लेड्स रिमूव एनर्जी फ्रॉम विंड, ठीक है, लोअर वेलोसिटी से ये निकल जाता है, ठीक है, और लेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इधर लेस होता है इधर हाई होता है। तो कोई भी मूविंग है, रनिंग चीज़ें हैं, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हमारा जो विंड टरबाइन होता है वो आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो ओनली पोटेंशियल ओनली काइनेटिक, ठीक है, ओनली काइनेटिक। विंड एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। यहाँ से आप देख लेंगे, बार बार आप फिगर को याद रखेंगे, आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विंड पावर, फिर आ गया विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जस्ट मैंने कहा कि इस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है। काइनेटिक एनर्जी चेंज किस में होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको मैच कराना है, कौन किससे मैच करता है, ठीक है। तो हीट एंड इलेक्ट्रिक किससे होता है? सोलर से। हीट एंड इलेक्ट्रिक किससे होता है? सोलर से। हीट एंड इलेक्ट्रिक का रिलेशन किससे है? सोलर से। सोलर क्या करता है? सन के एनर्जी को पकड़ता है। सोलर क्या करता है? सन के एनर्जी को पकड़ता है, उसको बैटरी में, यहाँ देख लीजिए, इस बैटरी में स्टोर कर देता है, ठीक है, हीट को इलेक्ट्रिक में, और फिर यहाँ से ये निकल करके बल्ब यहाँ पे कनेक्शन को जलाता है, ठीक है, फिर यहाँ पे बल्ब ग्लो करता है। तो यहाँ से हीट को कन्वर्ट करके यहाँ स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल में, और फिर ऐसे जा करके ये जलता है, ठीक है। तो यहाँ जलता है। तो हीट से इलेक्ट्रिक पैदा किया किसने? सोलर ने, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रिक साउंड, जैसे आप यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिसिटी दोगे, आप अपने मोबाइल में हो या लाउड स्पीकर में हो, जैसे बिजली लगाते हो, पावर ऑन करते हो, तो उससे आवाज़ आने लगती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक से साउंड लाउड स्पीकर क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक से साउंड किस में जाता है? लाउड स्पीकर से। मास से कौन सा हीट है ना, देखो यहाँ यूरेनियम, एक यूरेनियम जब फ्यूज़न होता है, FU से इन्फ्यूज़न होता है, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस तरह से टूटता है, और मास लेवल पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मास लेवल पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो एक मास टूटा और हीट पैदा करता है। तो मास जो है वो हीट, यूरेनियम क्या है अपना, उसका इलेक्ट्रॉनिक मास होता है, तो उसे मास से हीट पैदा कौन करता है? न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करता है, ठीक है। अब लास्ट क्या है? केमिकल टू हीट, है ना। केमिकल से हीट का किससे रिलेशन है? केमिकल टू हीट एंड लाइट एनर्जी का किससे रिलेशन है? तो फ्यूल कंबशन। यहाँ देखिए फ्यूल कंबशन, यहाँ देखिए केमिकल टू हीट एंड लाइट, यहाँ कर दीजिएगा। जब आप पेट्रोल जलाते हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या है? केमिकल प्रोडक्ट है। अब उसको जलाएंगे तो हीट पैदा करेगा, दूसरा उसके अंदर से लाइट जनरेट होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ इज नोन एज, न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? तो यहाँ देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया। कहने का मतलब है कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट में एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते हैं, जब तक ये हिल करके अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता, ये यहाँ से यहाँ नहीं आता। तो ये कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज, एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंज इट मोशन अनलेस एक्टेड ऑन बाय ए अनबैलेंस फोर्स। जितना ये फोर्स से चेंज होने वाला है उतना फोर्स कम से कम लगाना पड़ेगा, बराबर फोर्स लगाएंगे तो चेंज नहीं होगा, इसलिए इसने लिखा अनबैलेंस्ड फोर्स। If it is at rest, it will stay at rest. If it is in motion, it will remain at the same velocity. ठीक है। Object with a greater mass have more inertia. अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे इस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, इसके पास इनर्शिया भी ज़्यादा है, तो इसको धक्का देके इसके प्लेस को चेंज करने के लिए आपको एनर्जी भी, फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसके पास मास कम है तो इसको फोर्स कम दे करके ही इसके प्लेस को चेंज कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसके अंदर लेस इनर्शिया होगा, इसके अंदर हाई इनर्शिया होगा।
इट टेक्स मोर फोर्स टू चेंज देयर मोशन। ठीक है, ये 300 kg का है, ये 30 kg का है, तो सबसे ज़्यादा इनर्शिया किसके अंदर होगा? इसके अंदर। इसके अंदर कम होगा। ये ज़्यादा फोर्स लगेगा इसके प्लेस को चेंज करने के लिए, इसको कम फोर्स लगेगा इसके प्लेस को चेंज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज द ट्रेन स्टार्ट मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर्स सिटिंग इनसाइड लेंस बैकवर्ड बिकॉज ऑफ। आप भी जब बस में या ट्रेन में कभी सफ़र करते होंगे तो जैसे बस स्टार्ट होती है तो आप पीछे की तरफ जाते हो। जैसे यहाँ देखिए, लड़का यहाँ खड़ा हुआ था। ठीक है, ये लड़का यहाँ, जैसे बस स्टार्ट हुई तो इसका पैर तो वहीं था जहाँ पे वो था, लेकिन अपर पार्ट जो है ना, अपर पार्ट ये पीछे चला गया। यहाँ से ये अपर पार्ट पीछे चला गया, देख रहे हैं ना, ये यहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि ये लोअर पार्ट जो है, लोअर पार्ट इस बस के साथ तो मोशन में चला गया, लेकिन इसका अपर पार्ट मोशन में नहीं था। अपर पार्ट जहाँ था वहीं रह गया, इसलिए ये यहाँ चला गया। ठीक है, अपने को बैलेंस करने के लिए ऐसा होता है। तो नीचे वाला मोशन में रहा, ऊपर वाला मोशन में भी नहीं गया। एक बार फिर जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे ये बस स्टार्ट हुआ, ये लड़का जो खड़ा था ये पीछे की तरफ टिल्ट हो गया। ठीक है ना, ये पीछे की तरफ हो गया। देख रहे हैं, इसका लोअर पार्ट वहीं पे है, यहाँ से यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला पोजीशन ये पीछे बैकवर्ड चला जाता है। तो कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे फिगर में लिखा है पैसेंजर एक्सपीरियंस ए बैकवर्ड पुश ड्यू टू रेस्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नीचे वाला पार्ट जो था वो मोशन में आ गया, लेकिन ऊपर वाला पार्ट हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। तो क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन which can be draw from it, choose the correct answer and conclusion। ठीक है, स्टेटमेंट है कि इन स्टार्टिंग ए लोडेड कार्ट, एक कार्ट है, ठीक है, उसको स्टार्ट करें, वन हैज़ टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग। शुरुआत में इसको खींचने में इसकी बहुत ताकत लगाना पड़ता है। देख रहे हैं इसकी हालत क्या हो गई है। तो कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है। कंक्लूजन ये है कि वेट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज लेस, नहीं। व्हील्स टेंड टू स्लीपी इनिशियली, नहीं। देयर इज लेस फ्रिक्शन वंस दे कार्ट स्टार्ट मूविंग। शुरू में फ्रिक्शन जो है ये अर्थ का और व्हील के अंदर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। क्या रहता है? फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे एक बार ये रनिंग में आ जाता है तो इसके अंदर फ्रिक्शन रनिंग में आफ्टर रनिंग फ्रिक्शन कैन बी लेस। फ्रिक्शन क्या होता है? ये लेस हो जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन कैन बी लेस, ठीक है, हो सकता है या हो ही जाता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन लेस हो जाता है। लेकिन शुरू में क्या होता है? फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा फोर्स लगाना होता है, ज़्यादा ताकत लगाना होता है। ठीक है, इसलिए ये वाला आंसर आपका सही होगा, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन द लॉ वाज गिवन बाय। कह रहा है जितना हम आप एक्शन लगाते हो इस बोर्ड पे, आप धक्का दे, मतलब जैसे क्या होता है ये बोर्ड पे खड़े हो, आप इस बोर्ड से किनारे पे कूदना चाहते हो तो क्या इस पैर से बहुत फोर्स लगाते हो और फिर इधर कूदते हो आप। ठीक, जो एक्शन करते हो उतना आपको अपोजिट डायरेक्शन में आप पे रिएक्शन भी होता है, यानी इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो कह रहा है कि ये लॉ किसने दिया था। तो कह रहा है तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कौन है भाई साहब? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन साहब ने कहा था कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है फोर्स जब लगाते हो। तो किसने कहा था? न्यूटन साहब ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है कि एक कार है, एक ट्रक है, एक कार है, एक बाइसिकल है। ठीक है, तीनों इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। तीनों में क्या है? इक्वल काइनेटिक एनर्जी है और चल रहा है। अगर आप उसको रोकना चाह रहे हो, इक्वल स्टॉपिंग फोर्स, अगर समान फोर्स लगा करके इसको रोकना चाह रहे हो, ठीक है, साइकिल पे भी उतना ही फोर्स लगा रहे हो, कार पे भी उतना ही फोर्स, ट्रक पर, तो क्या ये हल्का है, ये जल्दी रुक जाएगा? क्या उससे भारी है, थोड़ा
आगे जाके रुकेगा क्या, और भी आगे जाके रुकेगा या रुकेगा ही नहीं। तो कह रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है और इक्वल फोर्स लगा रहे हो तो तीनों एक लाइन में ही आके स्टॉप होगा। ठीक है, तीनों एक लाइन में ही आके स्टॉप होगा। अगर ऑब्जेक्ट भले ही उसका मास ज़्यादा हो बट काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम हो और इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के उसको रोकना चाह रहे हो तो सेम जगहों पे आकर के वो रुक जाएगा। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई, सॉरी एक्स वाई जेड तीनों एक बराबर में होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों क्या है, एक बराबर में आके रुकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइकिल एंड कार यूज बॉल बियरिंग। कह रहा है साइकिल, कार या किसी भी व्हीकल में ये बॉल बियरिंग क्यों यूज करते हैं। एक्चुअली देखो कि हमारा टायर ऐसा होता है, ठीक है, नीचे से ऑलमोस्ट क्या होता है, ज़मीन को पकड़े रहता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहेगा, चलने में उसको बहुत तकलीफ होगी। या फिर आप सोचो एक कोई फ्लैट है, इसको लेके जाना है, ठीक है, ज़मीन पर, ये अर्थ है, तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर फ्रिक्शन होता है क्योंकि ये मैक्सिमम एरिया को कवर करता है। इसी एरिया को रिड्यूस करने के लिए, जो कांटेक्ट ऑफ फ्रिक्शन के लिए जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है ना, उसको घटाने के लिए हम बॉल एंड बियरिंग का यूज़ करते हैं। देखो, ताकि एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है ना, सॉरी एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है रिड्यूस कर जाए, तो एरिया कम से कम दूसरे सरफेस से ये कांटेक्ट में रहेगा, दूसरे एरिया से जितना कम कांटेक्ट में रहेगा उतना कम फ्रिक्शन होगा, उतना फ्रिक्शन क्या होगा, उतना कम होगा। इसलिए कम होगा तो आराम से कम फोर्स में ही गाड़ी आगे की तरफ मूव कर जाएगी और फास्ट मूव करेगी, इसलिए हम बॉल एंड बियरिंग का यूज़ करते हैं। तो तो यहाँ पे आता है ऑप्शन में, द एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज इंक्रीज। नहीं भाई, हम घटाने के लिए ऐसा करते हैं। इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज इंक्रीज, इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस। क्या हम रिड्यूस करने के लिए ऐसा करते हैं, बताइए। और नॉन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो हम ऐसा इसलिए करते हैं कि दोनों के बीच में रिड्यूस कर दे। इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड एक्सल, यहाँ पर एंड है, एक्चुअली एंड है यहाँ पे, ठीक है, व्हील एंड एक्सल के बीच में जो रिड्यूस है ये चक्का है, ठीक है, और एक्सल के बीच में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। ठीक है, इसलिए ऐसे यूज करते हैं बॉल एंड बियरिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कोई ऑयल टैंकर है, जैसे आप देखे होंगे रोड पे, हाईवे पे, बहुत सारी जगहों पे कि तेल का टैंकर आता है। तो होता है क्या है कि टैंकर को फुली लोडेड नहीं किया जाता। जैसे ये इसका टैंक है, इसमें पूरी तरह से तेल नहीं भरा जाता है, ठीक है, ऐसे नहीं पूरा ओवरलोड नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है, पार्शियली फिल्ड किया जाता है, पार्शियली फिल्ड होता है। जब ये फ्लैट रोड पे चलता है तब ये इसका तेल जो है ना ऐसे पीछे की तरफ उड़ जाता है, यानी पीछे वाला एरिया में इसकी डेप्थ ज़्यादा होगी और आगे वाला एरिया में डेप्थ कम होता है। ठीक है, तो क्या ये वाला फिगर सही नहीं होगा, पीछे वाला ऐसे हो जाता है और आगे वाला ऐसे। जब आगे की तरफ ट्रक चलेगा तो तेल जो है ना ये जाके पीछे की तरफ कंसंट्रेट हो जाता है। चलिए, उसी कह रहा है कि अ व्हाइल टैंकर इज पार्शियली फिल्ड विथ ऑयल एंड मूव फॉरवर्ड ऑन ए लेवल रोड विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, द फ्री सरफेस ऑफ द ऑयल देन। क्या तेल का जो एरिया है फ्री सरफेस ऊपर वाला कहते हैं, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ, तो रिमेन हॉरिजॉन्टल। क्या बराबर ऐसा ही रहेगा, फिर भी नहीं, इट इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल विथ ए स्मॉलर डेप्थ एट देयर रेयर एंड। उसके बाद इट इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल विथ लार्जर डेप्थ एट द रियर एंड। लार्जर डेप्थ, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ बना लेगा। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
कह रहा एक 4 चक्का है या 4 व्हील व्हीकल मूविंग इन ए शार्प सर्कुलर पाथ एट हायर स्पीड। कोई हायर स्पीड से चलता है सर्कुलर पाथ में, ये सर्कुलर पाथ में है, कोई हायर स्पीड से कोई गाड़ी यहाँ पे व्हीकल है, ठीक है, ये आगे तक मूव करती है। तो होता क्या है, तो होता एक्चुअली क्या है कि आप भी कभी अगर गाड़ियों में बैठेंगे, गोलंबर पे जब गाड़ी नाचती है, घूमती है, तो आपको लगेगा मैं बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ धकेला जा रहा हूँ। तो स्कीड आउटवर्ड, एक तो ये आता है, ओवरटर्न अबाउट इट आउटर एक्सिल। और आप अगर देखेंगे किसी गाड़ी को किसी सर्कल पे चलते हुए, तो उसके जो व्हील्स होते हैं वो बाहर की तरफ, ऐसे ये ऐसे जा रहा था ना, अब बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। आप कभी ध्यान से देखना जब गाड़ी टर्न करती है किसी सर्कुलर पाथ पे, तो उसके व्हील ऐसे नज़र आएंगे आप, और एक वाला एक इधर से निकला रहेगा, और ड्राइवर के साइड का जो होगा ये पिछला हिस्सा जो है ये इधर निकला रहेगा, और ड्राइवर के जस्ट लेफ्ट साइड में ये व्हील्स आगे निकला रहता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, और पैसेंजर जो है स्कीड आउटवर्ड, ठीक है, आप आउटवर्ड की तरफ फील करोगे कि लग रहा है मैं बाहर की तरफ धकेला जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैट्समैन हिट ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल ऑन ए लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, द बॉल कम्स टू रेस्ट, द बॉल स्लो टू स्टॉप बिकॉज, सो स्लो टू क्यों, एक्चुअली जब बैट्समैन हिट करता है तो ये जब दौड़ता हुआ आगे की तरफ जाता है, लेकिन आपको पता है जो फोर्स इस पे लगा है, अर्थ भी इस पे एक फोर्स और फ्रिक्शन तो लगा रही है ना, फ्रिक्शन, इसलिए ये जाते 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 क्या होता है, इसके फोर्स रिड्यूस होता चला जाता है, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन एक्ट करता रहता है, इसलिए आगे जा कर के ये रुक जाता है। तो यहाँ देखना, ए बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, नहीं, कितना भी इनफ से हिट कर दो तो उस पर फ्रिक्शन और फोर्स जो है ना लगेगा ना, तो इसलिए वो जाके रुक जाएगी, इसलिए ये आंसर गलत। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, गलत। देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन एंड देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, यहाँ पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, ठीक है, फोर्स ऑन द बॉल, सो द बॉल वुड ट्राई टू कम टू रेस्ट। अब बताइए क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, ये जो फोर्स लग रहा है ना, फ्रिक्शन, इस बॉल के मोशन के अपोजिट है ना, कहते हैं ना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जब ये बॉल आगे तरफ जा रहा हो, ये अर्थ पे है ना, ग्राउंड पे, तो ग्राउंड भी तो इस पर एक फोर्स लगाती है ना, जो इधर जा रही है तो एक फोर्स इधर भी तो एक्ट करेगी, फ्रिक्शन, तो अपोजिट फोर्स इसको क्या करती है, इस मोशन को रोकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन एट acting on the moving ball opposing it motion if there is no। कह रहा है कि अगर मान ली ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मेन पूछ रहा है कि आप एक्सेलरेशन फाइंड करो। तो एक्सेलरेशन पता है ना कि जैसे ये कार है, ये आगे बढ़ रही है, तो फिर इसकी एक्सेलरेशन पूछे, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड, क्या बोलते हैं, चेंज इन स्पीड, जिसको हम वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, ये याद रखना, चेंज इन स्पीड। तो एक्सेलरेशन तो ए से बोलते हैं, तो गाड़ी एक बैक तो तेज नहीं हो जाती ना, पहले धीरे धीरे चलती है, फिर तेज होती है, फिर धीरे से रुकती है, तो एक फाइनल वेलोसिटी होगा उसका, एक उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, उसमें कुछ टाइम लगा हो, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इजकल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन,
सेंट्रीफ्यूगेशन, जब फोर्स बाहर की तरफ लगे उसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। फोर्स जब बाहर की तरफ, इसलिए डर्टी कपड़े को डालते हैं ना तो फोर्स क्या होता है, कपड़े से बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, इसलिए वो सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग बाहर की तरफ जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये मशीन है, जैसे ये मशीन में कपड़े डाला है तो बीच में नहीं नाच रहा है, कपड़े क्या है किनारे में ऐसे ऐसे नाचते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल होता है, मोलिकुल्स होते हैं, अपने मोलिकुलर वेट की तरह के हिसाब से ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, इस कपड़े से बाहर निकल जाते हैं, इस कपड़े से। तो वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए मैंने एक और एग्जांपल दिया, जैसे ये झूला होता है, जब सर्कुलर झूला में आप नाचते हो तो आप पे क्या कौन सा फोर्स काम करता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देख रहे हैं ये बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये लोग बाहर की तरफ निकले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय क्रंचिंग इज ड्यू टू, किसकी वजह से आप मिल्क से क्रीम निकालते हो, तो इसका आंसर है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, इसका आंसर क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्चुअली इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें आप बीकर में दूध रख दो और ऐसे नचाओगे तो ये क्या होता है, ये रोटेट करता है बहुत तेज, ठीक है, 2000 2500 3000 RPM पे ये नाचता रहता है, ठीक है। जैसे आप तो क्या होगा जब ये नाचेगा ना तो अपने मोलिकुलर वेट के हिसाब से ये क्या होता है, जमा होने लगता है। तो यहाँ देखो ये मिल्क अलग हो जाएगा और इसके ऊपर जो ये क्रीम है, क्रीम अलग सेपरेट हो जाता है। तो ये कौन सा फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन या तो आप क्रीम जो अलग करते हो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अलग करते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। कह रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अर्थ हो, मून हो, एस्ट्रॉयड हो, कोई भी हो, एक्सेप्ट हर किसी के पास अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। हर किसी के पास अपना एक क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उससे ज़्यादा होगा, कोई छोटा है तो उससे कम होगा। लेकिन इतना भी ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं आता है कि दोनों एक दूसरे को अपने पास खींच लें। अगर ऐसा होता तो सन अभी तक सारे प्लैनेट को अपने अंदर खींच लिए होता, ठीक है। होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बट लेसर होता है, लेसर। वही कह रहा है न्यूटन साहब, कह रहे हैं आई श्योर ग्रेविटेशनल इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। क्या है, ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू होती है बहुत स्मॉल। ग्रेविटेशनल फोर्स का एनिमेशन आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, बहुत लेसर होती है, बहुत छोटा होता है, ये आइजैक न्यूटन साहब कहते हैं। अब यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल मैंने बता दिया। दूसरा है कोहेसिव। कोहेसिव का मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फोर्स डेवलप बिटवीन टू मोलिक्यूल ऑफ सेम मटेरियल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। सेम मटेरियल का दो मोलिक्यूल है, जैसे मान लो फ्रक्टोज है, ठीक है, फ्रक्टोज का ही सेम मटेरियल है, उसका दो मोलिक्यूल आपस में जो फोर्स लगाता है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। लेकिन एडहेसिव डिफरेंट मोलिक्यूल इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। देखिए यहाँ पे एक ग्रीन है और यहाँ पे एक ब्लू है, यहाँ पे एक ब्लू है, यहाँ पे ग्रीन है, दोनों डिफरेंट है। दोनों अगर फोर्स लगाएगा तो उसको हम एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है, उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। जब मोलिक्यूल सेम मोलिक्यूल हो, मोलिक्यूल कैसा हो, सेम हो, मोलिक्यूल देखिए ए भी ब्लू हो और ए भी ब्लू है, सेम मोलिक्यूल है तो उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। उसको क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। इन डिफरेंट मोलिक्यूल है, यहाँ देखो ग्रीन है, यहाँ ब्लू है, डिफरेंट मोलिक्यूल है तो उसको एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स समझ गए, सेम मोलिक्यूल हो, एडहेसिव लिखा रहेगा तो डिफरेंट मोलिक्यूल से बना होगा। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये ग्रेविटेशनल बता दिया, सेंट्रीफ्यूगल बता दिया, कोहेसिव बता दिया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस माय चैनल। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मौका मिलता रहे और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।